नमस्कार। आप सभी दर्शकों को डॉक्टर रेणु मिश्रा का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम बहुत स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं। किताब पर चर्चा है और कौन सी किताब है, अभी आपको पता चलेगा। वैसे सैनिकों के त्याग और तपस्या, समर्पण के बारे में तो हम सभी अक्सर सुनते रहते हैं और उनके प्रति अपना सम्मान भी प्रकट करते हैं। उनके डेडिकेशन के बारे में बात करते हैं। वो अपना पूरा समय देश की सेवा में लगाते हैं। किस तरीके से, किस झंझावातों से गुजरते हैं, कितनी कठिनाइयों को झेलते हैं और किस तरीके से आपके देश की सेवा में सीमा पर तत्पर रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो अपना पूरा समय देश को कैसे दे पाते हैं? आखिर उनका भी तो घर परिवार होता होगा, कोई तो पीछे उसकी देखभाल करता होगा। तो आज चलिए हम उन्हीं से आज आपको मिलाते हैं। जब वो देश की सेवा में सीमा पर तैनात होते हैं और दुश्मनों से लोहा ले रहे होते हैं, तो उनके पीछे उनका परिवार कैसे सुचारू रूप से चलता है, क्या कौन देखरेख करता है, उन विकट समय में कौन ढाल बनता है। और आज हमारे साथ जो आप देख रहे हैं खूबसूरत लेडीज 5 उपस्थित हैं, ये वही ढाल हैं जो आपके सामने आज रूबरू हैं। और इनकी किताब है सैनिक पत्नियों की कथा और व्यथा, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और इन्हीं से सुनेंगे, इन्हीं की कहानी, इनकी जुबानी। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगी कि कैमरे पर सभी लोग इस किताब को दिखाएं, जिससे हमारे सभी दर्शक देख पाए कि अपने सारे कामों के साथ इन्होंने इस किताब को भी लिखा है। बहुत खूबसूरत सा इसका कवर पेज है, जिसमें सैनिक की वर्दी में सैनिक खड़ा है और उसकी पत्नी जो दिख नहीं रही है, लेकिन उसका हाथ है, उसको सांत्वना देता हुआ, उसे सहयोग देता हुआ और उसे सहारा देता हुआ, उसे बल देता हुआ कि मैं हूँ और तुम अपने देश के लिए अपना समय दे सकते हो। ये भी फौजियों से कम नहीं है और इनका भी काम किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता। आज हमारे साथ उपस्थित है वंदना यादव जी, जो इस पुस्तक की एडिटर हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी। बलजीत सिंघा चंडीगढ़ से, स्वागत है बलजीत जी आपका। थैंक यू। डॉक्टर अनुपमा लखनऊ से, हमारे पड़ोस में। और वर्षा रानी जी आसाम से हैं, लेकिन अभी ये कहीं और से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप इनको मफलर और स्वेटर में देख के महसूस कर सकते हैं कि किस जगह पर होंगी, कितनी ठंड होगी। और नित्या शुक्ला हमारी अपनी, जिनको आप भली भांति जानते हैं और इस पेज की एडमिन भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस पुस्तक में आपने अपने जीवन की कथा एक डायरी के रूप में लिखी है और अपने त्याग, संघर्ष और भावनाओं को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। वंदना यादव जी इस पुस्तक की एडिटर हैं। मैं आपका परिचय अपने दर्शकों से देना चाहूंगी। आप लेखिका, कवित्री और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। 3 काव्य संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल साहित्य, 3 मोटिवेशनल पुस्तक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, 7 पत्रिकाओं का आपने संपादन भी किया है। विभिन्न समाचार चैनलों पर आपका साक्षात्कार होता रहता है और अनेक सम्मानों से आप सम्मानित हैं। बहुत लंबा परिचय है और सम्मान की भी बहुत लंबी सूची है, जो मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहती कि क्योंकि हमारा सारा समय उसी में जाएगा। वो इतने सम्मानित व्यक्तित्व हैं और आज आई हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। और विभिन्न लिटरेचर फेस्टिवल में आप शिरकत करती रहती हैं एवं साहित्य जगत का एक बहुत जाना माना और प्रतिष्ठित सम्मानित नाम है। धन्यवाद। वर्षा जी चली गई, मैं इनको फिर से जोड़ लूं। वहाँ जहाँ पे रेणु वर्षा जी हैं, वहाँ पे नेटवर्क की बहुत दिक्कत है जी। तो
तो मैंने पढ़ा आपका किस तरीके से आपने इन लोगों से डायरी लिखवा ली, जो खुद ही कितनी अपने जीवनचर्या में व्यस्त रहती हैं, पूरे परिवार की देखभाल करती हैं, पति का सहयोग करती हैं और विभिन्न कामों में अपना समय बिताती, फिर भी लिखने का समय निकाला और आपने लिखवाया। आपने बोला कि ये लोग नॉन राइटर्स हैं, तो उनसे इतनी अच्छी डायरी लिखवाई है और आपने और पढ़ के लगा नहीं कि ये लोग नॉन राइटर्स हैं। जैसे एक सिद्धहस्त व्यक्ति अपनी डायरी लिखता है, उसी तरीके से इन्होंने अपना विवरण किया है और बड़े रोचक ढंग से किया है। ऐसा नहीं है कि केवल एक रस में किताब चल रही है, नवरस है ये। और एक बार आप पढ़ना शुरू कर दें तो बीच में रुक नहीं सकते। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, कि जब आपने इनसे कहा लिखने को, तो इन लोगों ने पूछा हमने किया ही क्या है। ये बहुत ऐसा हमने हिट किया ही कर क्या? गई ये लाइन बहुत हिट की। और ये इन्हीं की नहीं, सभी महिलाओं का होता है कि आपने किया ही क्या है। और इस तरीके से हमारी इतनी सीजनिंग हो चुकी होती है कि हम सचमुच ये सोचने लगते हैं कि हमने किया ही क्या है। तो इस भाव को आपने इनको से अलग किया और आपने जीत हासिल की इसे बाहर निकालने के लिए कि नहीं, आपने जो किया है वो किसी काम से कम नहीं है, आपके पति ने जो किया है उससे भी ये काम कम नहीं है, और आप लिखें। तो इसके लिए आपको सैल्यूट वंदना जी। और अब हम जानना धन्यवाद। चाहते हैं कि आपका क्या अनुभव रहा और किस तरीके से ये पुस्तक मूर्त रूप में आई। धन्यवाद रेणु जी। आप सबको मेरा नमस्कार। क्योंकि समय कम है तो मैं बाकी औपचारिकताओं से सीधा परिचय पर आती हूँ। मेरी बिटिया को जब मैं बताती थी कि कारगिल के समय या ऑपरेशन पराक्रम के समय हमारी क्या ड्यूटीज लगती थी, पीस टाइम में जब हस्बैंड के साथ थे या हस्बैंड एक्सरसाइज पे जाता था, तो हम अपने घर, अपने परिवार और अपने फ्रेंड सर्कल से हटकर देश के जो सैनिक हैं उनके परिवारों के लिए क्या कर रहे थे, तो वो बड़े ध्यान से सुनती थी। फिर एक दिन मैं बता रही थी कि तुम्हारी दादी माँ ने ये किया, बिकॉज मेरे फादर इन लॉ भी आर्मी ऑफिसर थे। मेरी बिटिया ने कहा कि मम्मा, जैसे माँ की कहानियां माँ के साथ चली गई, एक दिन आपका कहा हुआ भी आपके साथ चला जाएगा। आप राइटर हो, इसे कहीं रजिस्टर किया जाना चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि कोई एक कीड़ा होता है जो आपको काट लेता है और आप फिर उसे सारी उम्र सहलाते रहते हैं। तो वो एक पल वहां से पैदा हुआ। फिर भी शायद मैं सोच रही थी, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है। फिर बिटिया ने एक दिन मुझे मेम साहब डायरी करके एक बुक सुनाई, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे थे उनकी पत्नियों के लिखे हुए लेटर्स भी हैं उसमें, बाकी भी जगह पे उनकी डायरीज और लेटर्स का कलेक्शन है जो एक बुक फॉर्मेट में है। और मैं ये देख के हैरान थी कि हम तो समझते थे कि ये लोग मेम साहब की तरह रहती थी हमारे देश में और वो लोग रूल कर रहे थे, पर उनकी क्या ड्यूटीज हैं। वहां से मुझे सच में लगा कि हमारी ड्यूटीज तो कभी पता ही नहीं लगेंगी। और अब तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन हुआ नहीं है जो सेना परिवार में महिलाओं के योगदान को बताता हो। और एक बात बता रही हूँ कि एक घर नहीं चलता स्त्री और पुरुष के बराबर के योगदान के बिना, एक परिवार नहीं चलता। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी की पूरी छावनी है वो कैसे चल सकती है? एक सैनिक कैसे अपना पूरा 100% दे सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यदि उसके घर की चिंताएं, बच्चे, उसके माँ बाप, उसका परिवार, उसकी जिम्मेदारी उसके सर पे हावी रहेगी। तो वो जो पर्दों के पीछे रह के महिलाएं काम कर रही हैं, ये उनकी डायरी है। तो उनके नजरिए से ये देश कैसा है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, और हमारे यहाँ हर राज्य के बदलते ही माहौल, भाषा और एक तरह से अर्थतंत्र किस तरह बदलता है। हमारे इतनी पोस्टिंग्स होती हैं, हमारी बच्चों की पढ़ाई पे, हमारी अपनी सेहत पे, अपनी मानसिक सेहत पे उसका क्या असर होता है, ये सब इन महिलाओं से लिखवाया जाना था। तो पहले जो पुस्तक आई वो थी सैनिक पत्नियों की डायरी। उसमें बहुत मेहनत लगी और मैं भी और हमारे प्रकाशक भी थोड़े थोड़े से घबराए हुए थे कि इस तरह की कोई पुस्तक आई नहीं है। प्रभात प्रकाशन से पवन भाई साहब ने मुझे कहा कि वंदना जी, इस तरह की तो कभी कोई पुस्तक आई नहीं, पर हम लाएंगे इसे। और मेरी टीम भी बड़ी कमाल की, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा।
ये पहली पुस्तक की कामयाबी थी कि आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि आजकल पुस्तकों की श्रृंखलाएं नहीं आती, पहले आती थी, पर हमारी पुस्तक की श्रृंखला आई। ये उसका सेकंड एडिशन है विद न्यू राइटर्स। हमारे पास इतनी कहानियां हैं, जितने सैनिक हैं उतनी ही उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक महिला के पास अपनी अलग गाथा है, अलग कहानी है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड अलग था और हमने एक ही जो माहौल है उसे अपना लिया। पति की पहचान बनाए रखने के लिए हमने मिसेस सो एंड सो होने को चुन लिया। आइडेंटिटी की बजाय हमने डिपेंडेंसी कार्ड को पहचान बनाने को चुना। ये आम, बहुत साधारण बात नहीं है। और वो बात जो मैं कहने वाली थी, जो आपने कह दी, कि जब मैं इन सबको कहती थी कि आपने जो किया है उसे लिखना, जो आपकी डायरीज हैं उसमें आप वो लिखेंगी जो आपने किया है, और इनका वापस मुझे ये कहना कि हमने किया ही क्या है। तो महिलाओं को ये फीड कर दिया जाता है, समझा दिया जाता है, आप जो करती हैं वो ड्यूटी है। और हमारे को परोक्ष रूप से, देखिए डायरेक्ट हमने नहीं किया देश सेवा, पर परोक्ष रूप से हम देश सेवा के लिए ही तो काम कर रहे हैं। तो मेरी इस डायरी की जर्नी में मेरी टीम का बहुत योगदान, एक से एक कमाल के मुझे जो अनुभव मिले और जो इन लोगों की कहानियां थी। इस पुस्तक में सबसे पहले बल्ली जी और नित्या जी और वर्षा, ये तीनों को पहली वाली पुस्तक में होना था, पर इन तीनों की अलग अलग मजबूरियां थी, पारिवारिक जिम्मेदारियां थी। तो ये दूसरी पुस्तक जब आने वाली थी, मैंने सबसे पहले इन तीनों को ही फोन किया। और हमारे पास सबसे लंबी डायरी वाली नित्या है, जिनके पास बहुत सारे अनुभव थे। अच्छा, मैं एक संपादक होने के नाते बहुत कुछ काट भी दे रही थी, क्योंकि मुझे एक मिसेस सो एंड सो की डायरी नहीं चाहिए, एक सैनिक की पत्नी की डायरी चाहिए। पर नित्या की डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे मैं काटती, इसीलिए वो सबसे लंबी। और सबसे ज्यादा अनुभवी महिला हमारे साथ हैं जो बल्ली सिंघा जी हैं, पर इनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां, व्यस्तताएं इतनी ज्यादा थी कि इनकी डायरी सबसे छोटी है इस पुस्तक में, हालांकि इनके अनुभव सबसे बड़े। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। डॉक्टर अनुपमा जी हैं, इन्होंने शायद पहली बार, हमारी इस पूरी पुस्तक में सब नॉन राइटर्स नहीं है, बहुत से राइटर्स भी हैं। मेरे यहाँ तीन जो अभी मेरे साथ बैठी हैं, नित्या है, वर्षा है, बल्ली जी है, ये तो राइटर्स हैं। पर नॉन राइटर्स कहना इसलिए पड़ा कि इन्होंने जो मुझे लिखवाना था एक संपादक के तौर पे, वो इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया। और वर्षा ने मेरे कहने पे जो लिखा, और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि जो हमारे पतियों की ट्रेनिंग रही, हम वो ट्रेनिंग हमारे पास भी इस तरह आ गई कि टाइम की पाबंदी की। और यदि हम लेट हो रहे हैं तो चुपचाप फीडबैक देना कि मुझे 2 दिन का टाइम और चाहिए, मुझे 2 घंटे और लगेंगे। ये बात इतनी कमाल की है। मैं साहित्य के क्षेत्र में, मेरी पहली पुस्तक 2007 में आई थी, तो कुछ अनुभव हैं जीवन के, पर मुझे सैनिक परिवारों के साथ काम करने में इतना मजा आता है। एक तो ये कि हम एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी जान रहे हो, उसके बावजूद भी कि हम समय के बहुत पाबंद रहते हैं। इस पुस्तक में ऐसे ऐसे किस्से हैं जो हंसाएंगे, रुलाएंगे और गुदगुदाएंगे। मैं चाहती हूँ कि पाठक इन्हें पढ़े और अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन भी दे। और इसके बाद जो सबसे पहला धन्यवाद बनता है मेरी टीम के बाद, मैं प्रभात प्रकाशन का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस मुद्दे पर मैंने बहुत से प्रकाशकों से संपर्क किया था। उन्हें ये बात, इस तरह की पुस्तक में या महिलाओं के इस जीवन में उन्हें कोई रुचि नहीं। ये पुस्तक बहुत जगहों से नकार दी गई, पर जहां से ये आई वो बिल्कुल सही जगह थी। और जिस तरह से पाठकों का प्यार इसे मिला, और इसकी दूसरी श्रृंखला आई, और अभी तो आगे की कुछ और नई तैयारियां चल रही हैं, तो प्रभात प्रकाशन का इसके लिए बहुत बहुत मुझे लगता है शुभकामनाएं कि कि सबको आपकी कुछ कुछ खूब समय ही सारी मिल रहा है, मैंने किताबें काफी समय आए। ले लिया। कोई बात नहीं, आपकी खूब सारी किताबें आई, बहुत शुभकामनाएं आपको, और ये भी बहुत प्रसिद्धि पाए। और थोड़ी आपकी सी आवाज समय कम की, कम आ रही है। ओ, पास समय का, हाँ थोड़ा सा, और आप लोग भी आदमी लोगों समय की कीमत समझते हो। आपने एक चीज लिखी थी, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लाइन खींचना चाहती हूँ। मतलब कितना बताना है और कितना छुपाना है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और ये एक लेखक को जानना बहुत जरूरी होता है, और ये बहुत लोग नहीं जानते। उसको मैं भी सीख रही हूँ कि कहाँ लाइन खींचना है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। और अब मैं बुलाना चाहूंगी विजय सिन्हा जी को। इतनी तारीफ हुई है आपकी, और आपका इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है, और आप खुद फौजी परिवार में जन्मी हैं, कपूरथला से हैं, बास्केटबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं, और इन्होंने उसमें लिखा है कि ये हमारा फैमिली स्पोर्ट है। मुझे बहुत हंसी आई और बहुत मजा आया इसको पढ़ के, क्योंकि इनके पति भी खेलते हैं, इनके दोनों बच्चे भी खेलते हैं, और ये खुद भी नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है। दो हिंदी और एक पंजाबी में काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हैं, शिक्षिका रही हैं, और वर्तमान में समाज सेवा तथा लेखन में संलग्न है। ड्रेस डिजाइनर, ये भी बहुत अट्रैक्ट करता है हम लेडीज को, ड्रेस डिजाइनर। तो जानेंगे इसके बारे में भी आपसे। वर्तमान में आप चंडीगढ़ में हैं और वहीं से हमारे साथ जुड़े हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वल्ली जी इस किताब को लिखने का, और कुछ रोचक अनुभव हम सुनना चाहेंगे आपसे। धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया और पूछा, ये किताब में डायरी लिखने का अगर ये संभव हो सकी है तो मैं एक बार कहना चाहूंगी ये वंदना जी की वजह से हो सकी है। नहीं, अदरवाइज मैं तो अपनी लाइफ और जिंदगी के झमेले जिसको कहते हैं उसमें इतना व्यस्त हो गई हूँ कि किसी चीज के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। पहले जब फौज में थे तो कभी फिर भी वक्त मिलता था लिखने के लिए। तो पर मैं बहुत प्रेरित हूँ वंदना, आपको भी बताना चाहती हूँ कि मेरा दोबारा पेन उठाने को दिल कर गया है ये किताब लिखने। पहले मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के बताती हूँ जो किताब हमने लिखी है, और ताकि सुनने वाले शायद उसको थोड़ा सा सुन के उनको लगे कि हम इस पूरे चैप्टर को पढ़े। उस दिन सुबह सुबह नाश्ते के बाद हाथ में अखबार लेकर बैठी ही थी कि जेसीओ साहब मिलना चाहते हैं का संदेश मिला। देखा तो जेपी साहब, ये हमारे यूनिट के एक जेसीओ साहब का नाम है, खड़े थे। साहब मेरे पति की प्रोटेक्शन टीम के हेड थे। कुछ देर बात करने के बाद बोले, मैम आज जब साहब फॉरवर्ड पोस्ट पर गए थे वहां पे कंपनी कमांडर साहब और बाकी सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे तो हमारे ऊपर बहुत फायरिंग शुरू हो गई। सब तो डक कर गए पर सीओ साहब खड़े ही रहे। मैंने झट से उन्हें नीचे दबा दिया। उसके बाद इतनी गोलियां चली, लग रहा था कि बरसात के साथ ओले बरस रहे हों। शुक्र है भगवान का कि हम सब ठीक हैं, पर आप साहब से जरूर बात करना कि ऐसा खुद को खतरे में ना डालें। मैंने सूबेदार साहब का धन्यवाद किया और कहा, कभी भी ऐसा दोबारा होता है तो आप साहब को सुरक्षित रखने के लिए दोबारा ऐसे ही करना। साहब की सुरक्षा को लेकर मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो ऐसे ऐसे हादसे हम लोगों की लाइफ में रोज आते हैं कि जीना मरना, एक्चुअल में जीने मरने की जैसी स्थिति हो जाती है। बिन टाइम पे कभी रात को कभी टेलीफोन भी आ जाता है। हम लोग जैसे मेरे हस्बैंड इन्फेंट्री ऑफिसर थे। इन्फेंट्री में ऐसे होता है कि आपका आधे से ज्यादा समय फील्ड में गुजरता है, फील्ड जो कि जिसमें आप फैमिलीज को साथ नहीं ले जा सकते हो। तो अगर इन्होंने 40 साल की नौकरी करी है तो हम इनके साथ सिर्फ 15-18 साल तक रहे हैं, बाकी साल हम अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो उस समय अगर कभी बे टाइम पे टेलीफोन भी आ जाता है तो एक बार टेलीफोन उठाने को दिल नहीं होता है, दिल धड़क जाता है कि भगवान ना करे ये कैसा टेलीफोन होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी कुछ बहनें और कुछ लोग जिनको फौज के बारे में पूरा नहीं पता है, मैं उनको थोड़ा सा आग्रह कराना चाहती हूँ कि जब वो कहते हैं कि फौज की लाइफ बहुत अच्छी है, कोई शक नहीं है, हमें फौज की लाइफ बहुत अच्छी लगती है कि इसमें सिर्फ खेल कूद हंसी मजाक, हम लोग की लाइफ इतना ज्यादा सीरियस है कि अगर हम ये खेल कूद और खुद को वो उस बात को भूल के कि आज इतना सीरियस माहौल था, सुबह आज किसी वीर की वीर गति हो गई है, एक औरत
वीर नारी बन गई है। और अगर हम उसी डिप्रेशन में रहे हमारे, तो वहां हर रोज कई बार हर घंटे ऐसी खबरें आती हैं। तो हम लोग उन सब बातों को दबाने के लिए जिंदगी चलती रहनी चाहिए के हिसाब से हम लोग पार्टीज भी करते हैं, हम लोग मेल जोल भी रखते हैं। देखने वालों को सिर्फ वही दिखता है, बट असल में हम लोग की लाइफ बहुत टफ होती है। औरत अकेली अपने बच्चों को पालती है, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, और पूरा घर उनको खुद चलाना होता है। हस्बैंड, आप एक हस्बैंड की जॉब पे हम लोग 2 जने काम करते हैं। अगर हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, हम अपने सैनिकों की पत्नियों का पूरा ख्याल रखते हैं। उनका, अगर वो गांव से आई हैं, उनको शहरों में कैसे सेटल करना है, उनको, अगर वो कम पढ़ी लिखी हैं, हम यहाँ तक करती हैं लेडीज की, हम कोशिश करती हैं कि वो अपना थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाए, सिलाई बुनाई सीख जाए। उनके बच्चों को की ट्यूशंस हम ऑफिसर वाइफ्स करती हैं, ताकि वो बच्चे, शहर वाले बच्चे जो बाकी बच्चे हैं, उनके साथ मिलके चले। और इन चीजों का इतना ज्यादा असर हुआ है, अगर आप अभी देखो तो हमारी फौज में ऑफिसर्स के बच्चों से ज्यादा जवान और जेसीओस के बच्चे ऑफिसर्स बन रहे हैं, क्योंकि हम उनको इतनी अच्छी तालीम देने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। और अगर कोई वीर नारी बन भी हो जाती है, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, उसकी, जब तक वो है, उसके बच्चे हैं, फौज उसका पूरा पूरा ध्यान रखती है। तो फौज एक बहुत ही वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह है। और इसमें बेसिकली हम आज लेडीज की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लेडीज है जो अपना पूरा तन मन अर्पण करके अपने पति के साथ चलती हैं। जैसे कि आपने बताया कि मुझे ड्रेस डिजाइनिंग भी करी है मैंने। एक समय पे मैं ड्रेस डिजाइनर के तौर पे इतनी मशहूर थी कि मेरे कपड़े इंडिया से इंग्लैंड, कनाडा, यूएस से जाते थे। और हमारे ही दोस्त कहते थे कि मिसेस सिंघा अपने हस्बैंड को फौज से हटा लेंगी और ये लोग बिजनेस करेंगे। पर मैंने बिल्कुल उसके अपोजिट करा। मैंने अपना बहुत अच्छा चलता हुआ बिजनेस बंद करा, इनके साथ छोटे छोटे शहरों में गई, इनके साथ जहां भी पोस्टिंग होती थी वहां गई, और मैंने अपना ड्रेस डिजाइनिंग का शौक ही शौक रखा। जैसे कि आपने कहा कि हम लोग सोचती हैं हमने कुछ नहीं करा, और मैं भी यही सोचती रही कि मैंने कुछ नहीं करा। आज मुझे जब आप बात कर रहे थे तो मुझे लगा नहीं, शायद कुछ तो करा है। तो और इसमें आपने लिखा है कि आप यरूशलेम भी गई थी। तो अभी तो टीवी पे हम लोग मिडिल ईस्ट की इतनी लड़ाइयाँ देख रहे हैं, इजराइल का देख रहे हैं, तो आपका ये एक्सपीरियंस तो बहुत ही मुझे कैची लगा कि कैसा रहा होगा वहां पर, और किस तरीके से आपको वहां पे स्मेल आ रही थी, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे क्या? जी जी, ये जो आप आजकल की मिडिल ईस्ट की लड़ाई देख रहे हैं इजराइल के साथ, ये हमने इसके कुछ अंश लाइव देखे हैं। हम लोग वहां पे किसी के घर में जैसे डिनर के लिए गए हुए हैं, सडनली हुटर बज जाता है। इजराइल की बात कर रही हूँ, टेल अवीव की। वहां के लोग इतने ज्यादा, उनको पता है कि लड़ाई में कैसे बिहेव करना है। हर घर में, हर स्कूल में, हर पार्क के पास बंकर्स बने हुए हैं। इवन न्यूक्लियर बंकर्स भी हर किसी के घर में हैं। और जैसे ही सायरन बजता है सब लोग उसमें चले जाते हैं। और अदरवाइज इन लोगों के पास आयरन डोम है, ये लोग बहुत सुरक्षित हैं। पर हर चीज का, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, उनका आयरन डोम इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। उन लोगों के ऊपर भी काफी गोलाबारी हो रही है। तो कुछ भी स्थिर नहीं रहता है हर समय। तो हम लोग ऐसी ही सिचुएशन में वहां थे जैसा कि आजकल चल रहा है। रोज सुबह पति जाते थे, ये लोग, हम लोग इजराइल में रहते थे, बट ये रोज सीरिया का बॉर्डर क्रॉस करके सीरिया के ऑफिस में जाते थे। इन्होंने मुझे तब कभी नहीं बताया कि ये डर जाएगी, पर अब जब बात होती है तो कई बार हेडलेस बॉडीज, ये वो सब कुछ ये रोज की रोज जीते थे। और आके घर में किसी से बात नहीं कर पाते थे ताकि बाकी लोगों के ऊपर उसका बुरा असर ना हो। क्योंकि तो बहुत टफ लाइफ होती है।
बहुत मुश्किल लाइफ है आपकी। हम लोग तो बस थोड़ा सा अंदाजा ही लगा रहे हैं, आपने तो इतनी पूरी बात बताई भी नहीं, पर थोड़ी सी बातें आपकी सुन के हम लोग सोच पा रहे हैं कि कितनी टफ लाइफ आपकी होगी और कितनी भीषण और कितनी मतलब ये सब देखना सोचना, और आप लोग तो रोज इन सबसे गुजरते होगे, तो सच में जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम दूसरी सैनिक पत्नी को बुलाना चाहते हैं, डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी को। नमस्कार रेणु जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है अनुपमा जी आपका। आप डॉक्टरेट हैं, शैक्षिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको गोल्ड मेडल मिला है, सिल्वर मेडल से सम्मानित हैं। आपने विभिन्न आर्मी स्कूलों में 25 वर्षों तक शिक्षिका के रूप में कार्य किया है। साथ ही ग्लोबल सैनिक एकेडमी बीदर में शिक्षा निदेशक के पद पर भी आपने कार्य किया है। 2014 से एनजीओ ई विद्या लोक के साथ आप कार्यरत हैं और वर्तमान में अपने पति के साथ लखनऊ में स्थायी रूप से निवास कर रही हैं। जी। तो आप की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने मिक्स करके लिखा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, थोड़ा टेंस पार्ट भी है, और बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस पढ़ के। एक चीज के लिए तो सभी लोग जेलस होंगे कि आपके जो हस्बैंड इतने सारे गिफ्ट वगैरह देते थे, और पढ़ के लगा कि बड़े रोमांटिक भी रहे होंगे। भूत अंकल, बड़ा मजेदार वाकया था भूत अंकल। और आपका जो लेडीज क्लब अभी उसकी मैडम ने भी बात की कि किस तरीके से वो वर्क करती है, कुछ हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि उसका किस तरीके से वहाँ पे वर्किंग होती है, लेडीज को कैसे सपोर्ट करते हैं और क्या क्या होता है, कुछ उसके बारे में आपसे बताएं तो अच्छा लगेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। सबसे पहले लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। इसके साथ ही मैं आभारी हूँ वंदना जी का, जो इस पुस्तक की संपादक है, जिन्होंने मुझे ये डायरी लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और मेरा मार्गदर्शन किया। जहां तक आपने लेडीज मीट की बात की है, तो लेडीज मीट हमारी ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, जिसमें कि जब हम एक नई फौजी की पत्नी किसी फौजी माहौल में जाती है तो उसका वहां पर इंट्रोडक्शन होता है, हम बाकी महिलाओं से मिलते हैं, हम अपनी यूनिट के बारे में जानते हैं, वो यूनिट किस ब्रिगेड का पार्ट है, वहां कौन कौन सी अलग अलग क्षेत्रों से आई लेडीज हैं, उन सबसे मिलते हैं। और आप जो जानना चाह रही हैं कि बाकी लेडीज से हम कैसे मिलते हैं, उनको कैसे हेल्प करते हैं, वो आप शायद फैमिली वेलफेयर के बारे में जानना चाह रही हैं, जिसमें कि हम है कुछ आप लोगों का क्या बुलाते हैं उसको, फैमिली वेलफेयर मीट। जी, तो फैमिली वेलफेयर कुछ उसमें प्रोजेक्ट्स चलते हैं और वो किस तरीके से सहयोग करती है जो फैमिलीज आपके पीछे रह गई हैं, उसका मतलब बेसिक क्या है उसको ऑर्गेनाइज करने का? उसका मेन एम ये होता है कि जैसे हमारे पति अपने जवानों के साथ कभी सेना सीमा पर जा रहे हैं, लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो उनके पीछे जो उनकी पत्नियां हैं, वो अपने काम अपने दम पर कर पाए, बिना किसी की मदद लिए हुए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से। तो हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे जवान हैं, जिनकी पत्नियां गांव से आई हैं, ज्यादा शिक्षित नहीं है, उनको बैंक की बाकी चीजों की जानकारी नहीं है, कैसे अकाउंट खुलना है, कैसे कंप्यूटर चलाना है, तो हम ये चाहते हैं जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट बने अपने पति के साथ रहकर, उसी तरह हम अपने जवानों की पत्नियों को भी इतना इंडिपेंडेंट बना दें कि उन्हें आगे जिंदगी में बहुत ज्यादा किसी की मदद लेने की जरूरत ना पड़े, वो अपने बच्चों का ख्याल खुद रख पाए, अपना ख्याल खुद रख पाए। इसीलिए फैमिली वेलफेयर मीट्स होती हैं, जिसमें हम उन्हें नई नई चीजें सिखाते हैं। इसको मैं अपने ही एग्जाम्पल से बताना चाहूंगी, ये चीज मैंने अपनी पुस्तक में नहीं लिखी है। जब मेरे पति डिप्टी कमांडेंट थे बेंगलोर में, उस समय मैं वो भी जवानों का वेलफेयर देखते थे, मैं भी लेडीज का वेलफेयर देखती थी। तो मेरा सबसे पहले एक उद्देश्य था कि हर लेडी को व्हीकल चलानी आनी चाहिए, टू व्हीलर, इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि हम अपने आप कहीं भी चले जाएं। हमारे पति अगर किसी काम से बाहर गए हैं तो हम किसी पर निर्भर ना रहें। तो हमने उनको इसमें ट्रेन किया कि वो स्कूटर चलाना सीखें,
कंप्यूटर पर सीखे कुछ, जिससे कि वो अपने बच्चों को भी सिखा सके कि वो जब स्कूल से वापस आएंगे उनको पढ़ा सके। इसके अलावा ब्यूटिशियन कोर्स, ज्वेलरी मेकिंग कोर्स, उनको स्टिचिंग, पेंटिंग, कुकिंग, बहुत तरह के कोर्सेज चलाए जाते हैं जिनमें हम उनको दक्ष करते हैं। तो ये सब उनको आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास है। इसके अलावा डॉक्टर्स की टॉक, बैंक के मैनेजर को बुलाकर बैंक की फंक्शनिंग कैसे होती है, अकाउंट कैसे खोलना है, ये सब भी सिखाया जाता है। तो एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं कैसे हम अपनी जवानों की वाइफ्स को एजुकेट करते हैं, शिक्षित करते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं। बहुत अच्छा काम करती हैं आप लोग, और बहुत जरूरत होती है इस काम की। और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आपके हस्बैंड को रॉ का भी एक्सपीरियंस है, मुजाहिदीन से इन्होंने पंगे लिए, बॉर्डर पर आप तैनात रहे, और आपका बेटा भी पैरा कमांडो है। तो जी बहुत ये गर्व की बात है कि वो इतने अच्छे उस पे गया और जा पे, क्योंकि बड़ा टफ होता है उसका सिलेक्शन, और बहुत सारी चीजें मतलब फिजिकली भी मेंटली भी बहुत गुजरना पड़ता है कई परीक्षाओं से, तभी शायद पैरा कमांडो बनते हैं। एक जी आपने बड़ा अच्छा वाक्य लिखा जो उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ सेना से रिलेटेड है, होता ही है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में आप लोग ट्रैवल करते हैं, विदाउट टिकट आप लोगों ने जर्नी की है। एक्चुअली वो मैं इसलिए लिखना चाह रही थी क्योंकि मैं एक सिविल बैकग्राउंड से थी। मेरे फादर बैंकर थे, मुझे कोई फौज का आइडिया नहीं था। और जब मैं हस्बैंड के पास गई तो मुझे लगा कि मैं वहां जाकर फंस गई हूँ, उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, अपने घर नहीं जा पा रही, पेरेंट्स को नहीं मिल पा रही, सिस्टर को नहीं मिल पा रही हूँ। ऑल्दो मुझे वो सब माहौल अच्छा लग रहा था, सारे काम हो रहे थे, बट समवेयर आई वाज मिसिंग माय फैमिली। तो जैसे ही छुट्टी का पता लगा मैं बताऊं अनुराग जी, मुझे इस चीज ने ज्यादा इसलिए वो किया क्योंकि मेरे हस्बैंड रेलवेज में है। तो तो आप और आप थोड़ी सी आपको कुछ पैरा उसमें से पढ़ के कुछ पंक्तियां सुना दें, जिससे हमारे दर्शक भी जान पाए कि क्या आपने लिखा है उसमें अपनी डायरी में। थोड़ा सा मैंने अभी बहुत हमने की, फिर भी थोड़ा सा हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। क्या मैं थोड़ा टॉपिक डिफरेंट ले सकती हूँ पढ़ने के लिए? बिल्कुल, हाँ हाँ, आप अपनी किताब से हाँ कोई भी पैरा लिख सकती हैं अपनी पसंद का। जी जी, मैं यहाँ श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहूंगी मेरी डायरी के उन पन्नों में से जिनमें मैंने अपने पति की फील्ड पोस्टिंग के बारे में जिक्र किया है। वर्ष 1999 एंड प्लेस का नाम है अनंतनाग। पति की फील्ड पोस्टिंग के समय मैं अपने माता पिता के साथ गोरखपुर थी और कभी कभी सास ससुर के पास लखनऊ भी आ जाती थी। वह समय हमारे परिवार के लिए बहुत ही कठिन और तनावपूर्ण था। मेरे पति उग्रवादियों के साथ कई एनकाउंटर कर चुके थे। अक्सर हमें खबर आती थी कि किसी जवान के घायल होने की या किसी उग्रवादी के मारे जाने की, कभी उनकी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ की, कभी आर्मी कॉन्वॉय पर अटैक की और कभी पति की पोस्ट पर अटैक की। तो इन सब से मैं काफी घबरा गई थी और मैंने अपने पिता को बोला कि मुझे अपने हस्बैंड से मिलने जाना है। हस्बैंड से भी जिद करी, प्लीज मुझे वहां बुला लीजिए जहां पर आप पोस्ट हैं। किसी तरह उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी की से परमिशन ली और फिर मुझे फोन किया कि तुम आ सकती हो अनंतनाग कुछ समय के लिए। मेरे पिताजी ने मेरा रिजर्वेशन करा दिया था जम्मू तक। और उस समय वो दौर था जब कारगिल वॉर अपनी चरम सीमा पर थी। मेरे परिवार वाले सभी लोग डरे हुए थे कि ये अकेले कैसे जाएगी, मेरा बेटा यूकेजी में था। पर मैंने हिम्मत रखी हुई थी कि मुझे मिलना तो है ही पति से। पिता ने रिजर्वेशन कराया, मैं जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंची। मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। वहां से मुझे बताया मेरे हस्बैंड ने कि तुम ट्रांजिट कैंप पहुंच जाना। ट्रांजिट कैंप एक्चुअली वो जगह होती है जब हमें कहीं लंबी यात्रा करनी होती है, फौजियों को कोई लंबी दुर्गम यात्रा, तो बीच बीच में उनके फौजियों के या उनके परिवारों के ठहरने की व्यवस्था होती है, बेसिक खान पान की व्यवस्था होती है। तो मेरे लिए वो ट्रांजिट कैंप, मुझे रात को रुकना था क्योंकि आर्मी कॉन्वॉय रात को नहीं चलती है, सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमेशा मॉर्निंग में चलती हैं। पर जब मैं वहां कैंप में पहुंची, क्योंकि कारगिल युद्ध का समय था, तो कैंप का माहौल काफी गमगीन था, मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था।
कुछ जवान कारगिल में शहीद जवानों के अंतिम अवशेष लेकर कैंप में आए थे। कुछ घायल सैनिक भी दिखे। कुछ परिवारों को देखा जो उधमपुर व श्रीनगर हॉस्पिटल पहुंचना चाहते थे अपने परिवार के वीर सपूतों से मिलने के लिए। इसके साथ ही नीचे से अतिरिक्त फौज रीइंफोर्समेंट आर्मी को ऊपर लड़ाई के लिए बस में जाते हुए भी देखा। उनके परिवार उन्हें भावभीनी विदाई दे रहे थे। मेरे मन में डर था, पर हिम्मत करके अपने बेटे के साथ कैंप से ऑफिसर्स बस में बैठकर आर्मी कॉन्वॉय के साथ निकल पड़ी अपने पति से मिलने के लिए। और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कहाँ जाना था, सिर्फ एक जगह का नाम पता था कि खानाबल पे उतर जाना। अच्छा। तो वहां से जब मैं और आर्मी कॉन्वॉय पे निकली, रास्ते में जाते हुए मैंने बोफोर्स गनों को देखा जो कारगिल लड़ाई के लिए जा रही थी। ऊपर से कुछ गाड़ियां नीचे आ रही थी, उनपे आर्टिलरी शेलिंग की वजह से बहुत क्षतिग्रस्त थी वो गाड़ियां। वो दृश्य देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और मैं सोच रही थी क्यों मैंने जिद करी, मुझे पति से मिलना है। पर शायद मैं अगर उस दिन नहीं जाती तो मैं ये जान नहीं पाती कि कितना मुश्किल होता है अपने परिवारजनों को ऊपर लड़ाई के लिए भेजना। और इस तरह सैनिकों का, घायल सैनिकों का नीचे आना, ये सब बहुत ही मुश्किल था। बीच में ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए हमारा काफिला रामबन और बनिहाल ट्रांजिट कैंप में भी रुका। छोटे बेटे को लेकर सफर बहुत मुश्किल था, पर पति से मिलने की आस लेकर मैं खानाबल पहुंच गई। बस वह उतर तो गए, हाँ जी, अनु- खानाबल पहुंच गए थे। अनुपमा, मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगी, आप पूरी जी। कहानी मत सुनाइए, उनको नहीं, भी बस पढ़ने इतना ही दीजिए। मैं बता रही हूँ, इसके आगे मैं छोड़ दूंगी क्योंकि इसके बिल्कुल आगे भी बहुत कुछ है। उसको जी, आप आगे जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तब आप पढ़िएगा। करेंगे। हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग ऐसी इंसिडेंट है जो आपको पता भी नहीं है कि कितना, किस तरीके से ये लड़ाइयाँ लड़ी गई और किन किन मोर्चों पर हमारे सैनिक लड़े और पीछे से उनकी पत्नियों ने कैसे उनको सपोर्ट किया। आंखों जी देखा हाल है, आप लोग जब पढ़ेंगे तो असलियत जानेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस किताब को जरूर खरीदें और जरूर पढ़ें। ये अमेज़न पर उपलब्ध होगी अनुपमा जी? जी, ये अमेज़न पर उपलब्ध है। तो वहां से और आप ले सकते हैं। पर अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेंट रहता है। तो अब हम बुलाएंगे वर्षा रानी जी को। अ, वर्षा रानी एक संवेदनशील लेखिका हैं, कवित्री हैं और समाज सेविका हैं। वह 30 से अधिक एंथोलॉजी का हिस्सा रह चुकी हैं। वर्षा रानी बाल मूर्त फाउंडेशन नामक एनजीओ की निदेशक भी हैं, जो बिहार में समाज से वंचित वर्गों के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। अब बिहार में जन्मी है, कर्मभूमि मुंबई है और जहां उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्य करते हुए प्रोजेक्ट्स के लिए प्रभावशाली वन लाइनर्स लिखे और अपनी रचनात्मक सोच को दर्शाया। वहीं से आपकी जो ये सोच थी, क्रिएटिविटी, वो आज इस किताब में आपकी डायरी के रूप में भी लक्षित हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है वर्षा जी। और आप नॉन आर्मी बैकग्राउंड की थी और आपके बहुत सारे सपने थे कि मेरी शादी ऐसी होगी और इसकी ऐसे तैयारी होगी और कोई लड़का हस्बैंड आएगा और मेरे साथ ड्रेस खरीदेगा, और क्या क्या मायूसी आपको हुई। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, प्रेगनेंसी में भी आप अकेले थी उस समय, आपको बताने के लिए भी कितनी मशक्कत से हस्बैंड को समझाना पड़ा था। वो सुन के बहुत ही मतलब हंसी भी आ रही थी और लग भी रहा था कि लोग कितना अपने काम के लिए फोकस्ड होते हैं कि वो जल्दी से बैक फैमिली को नहीं कर पाते कि वहां पे क्या चल रहा है और मुझे क्या क्या सोचना है, क्या करना है। तो हम जानना चाहेंगे आपकी ज़बानी, आपके एक्सपीरियंस और फिर थैंक यू किताब सो से। मच। थैंक यू सो मच रेनू जी। एंड सबसे पहले मैं लिटरेरी वॉरियर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी और दूसरा मिसेस यादव को बहुत 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 बड़ा थैंक यू, जिन्होंने मुझे इस किताब को लिखने के लिए प्रेरित किया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं ये किताब जब मिसेस यादव का फोन आया कि आपको ये डायरी लिखनी है, आपको अपनी आप बीती लिखनी है, तब भी पैकिंग का दौर था। जब मैं ये किताब लिख रही थी तब भी पैकिंग का दौर था, और आज जब हम इस किताब पे चर्चा कर रहे हैं
अब भी पैकिंग का दौर जारी है और मैं यात्रा कर रही हूँ। तो आप ये से आप मेरे पहनावे से भी आप इस चीज को भाप सकते हैं कि हमारे जीवन में पैकिंग और यात्रा करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दैट वाज और वो मतलब वो सबको विजिबल है। ब्लैक से जो एक था अब वो कई हो गए हैं, और वो जो आपको पसंद भी नहीं आते थे। जी, जी, बिल्कुल। अब वो काले काले बक्सों के अध्याय जो मैंने 3 अध्याय लिखे हैं, वो अब चौथे बनने वाले हैं। उसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया है। तो वो जो काले बक्से पहले शुरुआत में तो समझ ही नहीं आया कि ये हैं क्या? मतलब हम तो मतलब सिविलियन हैं, हमें तो बैग्स और वीआईपी और यही सब लेके चलने की आदत थी। सैमसोनाइट वगैरह मिले थे हमें तो शादी में। वो जब काले बक्से देखे तो हमें ये एहसास हुआ कि अच्छा इसमें जाते हैं कपड़े, साड़ियाँ इसमें आती हैं, हमें तो पता ही नहीं था। बट थैंकफुली कि हम जब फौज में आने के बाद में बहुत सारी चीजों को छोड़ा मैंने अपने जीवन में, बहुत सारी चीजों को, अनगिनत चीजें हैं उसमें जो मैं शायद बताना भी ना चाहूँ, क्योंकि मैं काम कर रही थी बॉम्बे में। और बॉम्बे जैसे शहर को छोड़कर, आई नो मिसेस सिन्हा वुड अग्री विथ मी, कि बॉम्बे जैसे शहर को छोड़कर जब आप छोटे छोटे कस्बों में और छोटे छोटे शहरों में आप जब रहते हैं, तो आप अपनी लाइफ से क्या सबसे बड़ा चीज मिस कर रहे होते हैं, वो सिर्फ आप एज अ फ्रेंड ऑफ योर्स, आप सिर्फ खुद ही जानते हैं कि आप क्या मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बट स्टिल यू हैव टू गो ऑन, एंड यू हैव टू गो ऑन विद अ स्माइल ऑन योर फेस। तो दैट इज हाउ आई थिंक वी ऑल फौजी वाइफ्स, जैसे मिसेस अनुपमा ने भी बताया, मिसेस सिन्हा ने भी बताया और मिसेस यादव ने भी बताया कि हम सब जितनी भी सैनिक पत्नियां हैं, वो हम अपने घरों का भी काम करते हैं हम। और आज की डेट में आप देख लें, जितनी भी फौजी वाइफ्स हैं, इधर दे आर इन्फ्लुएंसर्स, इधर दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, सब कुछ करते हुए भी, अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए भी, वर्क फ्रॉम होम करते हुए भी और वर्क फॉर होम करते हुए भी, वो एक स्माइल बनाए रहती है अपने चेहरे पे, सब कुछ त्याग कर भी और सारी चीजें संभालते हुए, और फिर भी सारी जो भी अपने साथ जितनी भी फैमिलीज भी हैं जो आपके साथ रह रही हैं, उनको भी अपने जैसा बनाने की कोशिश में हर दिन लगी रहती है। वाह। जी। तो तो वर्षा कुछ अभी जी, 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 मैं क्योंकि मैं यात्रा कर रही हूँ और मेरी कहानी में सबसे ज़्यादा यात्राएँ और काले बक्से बहुत हैं, तो बस छोटा-सा एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगी मैं अपनी किताब से। अभी तो सफ़र काफ़ी लंबा है, देखते हैं फ़ौज और कौन-कौन सी जगह दिखाती है, जो मैंने अपनी भूगोल की किताब में भी कभी नहीं पढ़ी। अपने 13 साल के इस सफ़र में मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल से फौजी की पत्नी कब बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे दोस्त अब वो है जो अंजनी के दोस्त है, मेरे हस्बैंड का नाम है। और अपने परिवार के अलावा फौज एक बड़े परिवार को भी मैंने अपने दिल से अपनाया है। कितनी अलग सी अनुभूति है ना, कि कि शुरुआत में मेरे पास सामान बहुत कम था, बहुत कम होते हैं, ज़्यादा सामान नहीं होते जब आप नई-नई शादी करते हैं तो बहुत कम था, इसलिए पहले मेरे पास काले बक्से भी कुछ 2 या 3 ही थे। अब उनकी संख्या बढ़ के 35 हो गई है, जिसमें मेरी शॉपिंग भी इंक्लूडेड है। और मेरे पास 35 बक्से हैं और हर बार जब भी ये बक्से खुलते और बंद होते हैं, एक नई कहानी खुलती है और एक नई कहानी याद आती है। और यही वही काले बक्से हैं जो मुझे शादी के समय कुछ खास पसंद नहीं थे, मगर आज मैं इनके खुलने के इंतजार में रहती हूँ, क्योंकि ये वो साथी हैं जो पोस्टिंग दर पोस्टिंग मेरी गृहस्थी को संभाले हुए हैं। और मैं आज फिर से अपनी गृहस्थी को इन काले बक्सों से निकालने के लिए बेताब हूँ और इनको वापस से अपनी गृहस्थी इनमें डालने के लिए बेताब भी हूँ। मैं फिर से एक बार ईंट पत्थरों के मकान को घर बनाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया वर्षा जी, आपने कितना बढ़िया लिखा है। और मैंने आप लोगों की डायरी पढ़ते हुए ये भी कई बार पढ़ा, मतलब ऑलमोस्ट आप सभी ने ये चीज मेंशन की है कि आप लोगों ने पैकिंग की, सामान को भेजा और उसके बाद ऑर्डर आया कि आपका ट्रांसफर कैंसिल हो गया। अब आपके पास ना सामान है, ना किचन बॉक्स है, ना आप कुछ कर सकते हो, ना खाना बना सकते हो। तो मतलब कि सचमुच ही अल्टीमेट था ये। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे प्यारी मिसेस नित्या शुक्ला जी को।
हम तो नित्य ही बुलाते हैं आपको। और हमारी बहुत लंबा एसोसिएशन है LWG से, आप इसकी एडमिन भी हैं, मीडिया भी संभालती हैं और बहुत डेडिकेटेड है। और बहुत अच्छा आप पोस्टर वगैरह हम लोगों के लिए बनाया करती हैं और सारी चीजें आप मीडिया का सारा कुछ दारोमदार इनके ऊपर रहता है। तो मैं परिचय अपने दर्शकों को देना चाहूंगी नित्या का। आप जीव रसायन बायोकेमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एक प्रतिष्ठित शिक्षिका हैं, कवित्री, साहित्यिक, प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। आपने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार और भारत स्काउट एंड गाइड के राष्ट्रपति पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। आपको राजस्थान के 51 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में भी स्थान मिला है। साहित्य के क्षेत्र में शायरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ कविता का सम्मान प्राप्त हुआ है। उनकी कविताएं और कहानियां अंतर्राष्ट्रीय संकलनों में प्रकाशित हो चुकी हैं। स्वतंत्र काव्य संग्रह और BSF वीरता पदक विजेताओं के जीवन पर आधारित किताब सीमा प्रहरी का भी आपने सृजन किया है और 5 पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है। आप एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्यिक पत्रिका की सह संपादक भी रह चुकी हैं। वर्तमान में हाइड्रो स्क्रिबल्स पब्लिकेशन में हिंदी सलाहकार और संपादक के रूप में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त एक रेडियो जॉकी, वक्ता, AWWA के पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है नित्या आपका। और आपने जो डायरी लिखी है वो थोड़ी सी डिफरेंट मुझे सबकी डायरी से लगी। एक तो बड़ी इंटेंस है और जिस तरीके से आपने उसको लिखा है, उसका डिस्क्रिप्शन किया है, जैसे पिक्चर सामने खड़ी की है आपने। और ज़्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस मैंने पढ़ा कि जब वो शादी के बाद गए फर्स्ट टाइम, तो उनका किस तरह क्लब में वेलकम हुआ और किस तरीके से उनका सबसे इंट्रोडक्शन हुआ, सब लोग उन्हें लेने आए। पर आपका कितना अनोखा वेलकम था और किस तरीके से आप पति से पहली बार उनकी जगह मिलने गई थी, वो पढ़ के तो समझो कि। और जब आप उनसे मिली और उनको फिर मतलब वो कहते हैं ना, इंतहा हो गई इंतजार की, और इंतजार करते करते ऐसे इंतहा हो गई, वो जब पति सामने आए तो आपने उनको पहचानने से ही इनकार कर दिया, कौन हो तुम? तो मतलब इस दर्जे तक आप कितना परेशान हो चुकी होंगी। और एक लाइन तो मुझे बहुत रिडिकुलसली हैंडसम, नहीं मिलना आनंद जी से। हाँ, और लखनऊ में थी तो मैं तो वंचित रह गई मिलने से, पर नेक्स्ट टाइम कभी आओ तो लेके आना साथ में, आई वांट टू सी हिम। तो बताएं तो अपना एक्सपीरियंस। जी, ये शब्दावली भी फौज की दी हुई है, रिडिकुलसली हैंडसम। तो फौज ने बहुत कुछ दिया है, जिसमें से ये कुछ शब्दावली भी है जो फौज से ही सीखी है। एंड यस, ही इज रिडिकुलसली हैंडसम। सो जैसे आपने पहली बार मिलने की बात कही, सबसे पहले तो मैं लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप और मिसेस यादव का थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने ये अवसर दिया। और पहली जो सैनिक पत्नियों की डायरी निकली थी, उसमें भी मिसेस यादव से मेरी बात हुई थी, उसमें भी मुझे लिखना था, पर उस समय व्यस्तता ज्यादा थी। तो मैंने मिसेस यादव को यही कहते हुए मना किया था कि मैं टाइम पर काम खत्म नहीं कर पाऊंगी, तो इससे बेटर है कि मैं शुरू ही ना करूं। तो ये भी फौज ने सिखाया है। और लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप के साथ भी जो मेरी जर्नी रही है, और जैसे काम करते करते भी बहुत कुछ सीखा है। और लेखन की वजह से ही मैं वर्षा से, मिसेस यादव से, और अब मिसेस गुप्ता और मिसेस सिन्हा से भी जुड़ी हूँ। और एक बात और बताना चाहूंगी कि मिसेस यादव से जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी, वो अभिव्यक्ति जो आवा का लिटरेचर फेस्टिवल होता है उस पर हुई थी। तब मैंने उनकी किताब कितने मोर्चे पढ़ी थी, और मैं ये ढूंढते हुए गई थी कि वह किताब किसने लिखी है। और जैसे मुझे किसी ने बोला ये मिसेस वंदना यादव, मैंने कहा अच्छा, कितने मोर्चे वाली। तो दैट इज हाउ वी ऑल आर कनेक्टेड। आपने जैसे मेरे पहले अनुभव की बात कही, मैं भी सिविल बैकग्राउंड से ही थी और कुछ नहीं पता था फौज के बारे में। ट्रांजिट कैंप के बारे में मिसेस गुप्ता ने बताई दिया है। ट्रांजिट कैंप में अनुमति 24 घंटों की ही होती है, आप उससे ज्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि वो ट्रांजिट के लिए बने हुए हैं। पर शादी के बाद मेरे हस्बैंड उस समय ग्लेशियर में थे, तो मैं गई कि नहीं, मुझे जाना है हस्बैंड के पास। पहले तो मुझे इस बात का शौक लगा कि अच्छा, फैमिली को बुलाने के लिए परमिशन लगती है, और मुझे लगा अपनी वाइफ के साथ रहने के लिए कैसी परमिशन, लाइक परिवार को बुलाने के लिए। इट वॉज अ शॉक फॉर मी।
बट फिर समझ में आया कि हाँ ठीक है, वो सीखा कि अच्छा ये भी है, फिर पहुंची। तो रहना 24 घंटे के लिए था, पर वो 24 घंटे का इंतजार 7 दिन का बन गया। और अरेंज मैरिज सेटअप में जैसा होता है, मैंने ज्यादा देखा नहीं था हस्बैंड को, ज्यादा मिली नहीं थी मैं उनसे, और हस्बैंड ग्लेशियर में थे तो चांस भी नहीं था कि हम ज्यादा मिल पाए। तो जब मैंने पहली बार यूनिफॉर्म में देखा था तो सच में मैंने उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया था कि घर पे साहब नहीं है, बाद में आना। तो दैट वाज द केस। सो वो एक जर्नी रही है और फौज ने बहुत कुछ सिखाया है। लिखने की जर्नी भी मेरी फौज के लेडीज क्लब से ही शुरू हुई है। लेडीज क्लब के बारे में बहुत बात हुई है, बहुत एमसीज लिखे हैं, फैमिली वेलफेयर में बहुत स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, और वहीं से आत्मविश्वास आया है कि लोगों के सामने बोला जा सकता है, लोगों के सामने खड़े होके अपनी बात रखी जा सकती है। कई बार होता है, कई कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब आपको वैसी सिचुएशंस आपने लाइफ में कभी नहीं फेस की, और फौज ये मौका आपको बार बार देती है। अनसर्टेनिटी इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कोई चीज अगर प्लानिंग के हिसाब से चल रही है तो कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इट्स नॉट लाइक कि प्लान हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो ऐसी होती है फौज की जिंदगी। और कई बार ऐसा होता है, कुछ न्यूज आपको किसी को देनी है, आपको फैमिली को जाके बताना है कि किसी की वाइफ को जाके बताना है कि पोस्ट पर ये हो गया है, आपको नहीं पता आप वो कैसे बताओगे जाके। वो बहुत ही कठिन सिचुएशन होती है, और आप वो बातें बोल रहे होते हो जो शायद आप उस सिचुएशन में होते तो आप सुनना चाहते हो। कई बार जब आप दुख में बहुत होते हो तो आप इनफैक्ट सुख में भी आप बोलते वो हो जो आपको लगता है कि आपसे बोला जाए या आप सुनना चाहते हो, जो वो बातें, वो सांत्वना, वो चीजें हम उनको बताने की कोशिश करते हैं। और लैंग्वेज बैरियर भी होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग रेजिमेंट से होते हैं तो लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है। हमको अपने रेजिमेंट के हिसाब से लैंग्वेज, गोरखा रेजिमेंट के लोग गोरखाली सीखते हैं, फैमिलीज भी, वाइफ्स भी गोरखाली सीखते हैं, मद्रास रेजिमेंट के लोग तमिल सीखते हैं। तो ये पार्ट ऑफ फौजी लाइफ है। हम सब ने बहुत कुछ सीखा है, और फौज सीखना तो सिखा ही देती है और जीना बहुत अच्छे से सिखाती है। तो मेरी डायरी का शीर्षक भी है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो फौज ने बहुत अच्छे से सिखाया है कि जो मिला है वो बहुत है, उससे आपके पास पूरा घर होता है। जैसे वर्षा ने अभी बात करी कि 33 बक्से हो गए। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, आपने बताया जैसे कि पोस्टिंग कैंसिल हो गई, अब आपके पास कुछ नहीं है। ऐसे ही कोविड टाइम पे मैं मणिपुर चली गई, रहने के लिए गई थी 15 दिन के लिए, लॉकडाउन हो गया। वो 15 दिन कब 6 महीने हो गए पता ही नहीं चला, एंड नथिंग वाज देयर। तो कैसे हमने धीरे धीरे घर, वहां पे एक कमरे के घर को घर बनाया कि कैसे खाना बनेगा, क्योंकि कोविड में सब कुछ बंद हो गया था। तो दीज आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। एंड मुसीबतें सबकी लाइफ में है, ऐसा नहीं, सिविल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये है कि फौज हमें उनको फेस करना और हमें हर पल को जीना बहुत अच्छे से सिखा देती है। तो ये जी जी बिल्कुल। और हम बात कर रहे थे अभी, ऑपरेशंस की भी बात हुई, तो मैं अभी लेटेस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताऊंगी कि एसएफ क्वार्टर्स में थी मैं उस समय पर। और बहुत मुश्किल होता है वो समय जब आपको पता है कि फोन नहीं आ रहे हैं। एंड फौज में एक बहुत अच्छी लाइन बोली जाती, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। अगर आपको कोई न्यूज नहीं आ रही, इट मीन सब अच्छा ही चल रहा है। तो उसी से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे लेडीज सब एक दूसरे का कैसे साथ देती हैं, और हम सब फ्रेंड्स हैं। शायद हम पहली बार भी मिलेंगे तो भी हमें पता है कि हमारे दुख क्या है, हमारे सुख क्या है, हम सब जानते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे एक बुक क्लब उस टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था कि जिससे इस टेंशन भरे माहौल से, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो सब बाहर निकले और एक मौका मिले लोगों को आपस में मिलने का। तो उसी के बारे में लिखा था। एंड that day I realized and I felt so proud of myself that I am part of this fraternity. एक व्यक्ति जो उस बुक क्लब में था, उससे मैंने इतना कुछ सीखा। सीनियर लेडीज, जूनियर लेडीज, लाइक हस्बैंड्स के रैंक से वैसे होता है, तो इतना कुछ सीखने को मिला है। मैं वही पैराग्राफ आपको पढ़ के थोड़ा सा सुनाना चाहूंगी। बुक क्लब में हमारी बात चल रही थी, एक न्यूली वेड लेडी पूछ रही थी कि आप सब लोग ये तनाव कैसे झेल लेते हो, मन को कैसे पॉजिटिव रखते हो। और तभी अनुभवी महिलाओं ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम झेलते नहीं, जीते हैं, हर दिन पूरी हिम्मत के साथ। क्योंकि यही हमने फौज से सीखा है, हर दिन को भरपूर जीना। तभी किसी ने हंसते हुए कहा, जंग के दिन मुश्किल जरूर होते हैं,
लेकिन जब पतिदेव घर में होते हैं तब भी कौन सी ज्यादा शांति होती है, तब तो और भी परेशानियां होती हैं, क्योंकि वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं होते। और पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। उस दिन मैंने ठहाकों में वो ताकत देखी थी जो हमारा संबल है। एक और अफसर की पत्नी बताने लगी, मेरा बेटा इकलौता बेटा है और अपनी पहली पोस्टिंग पर सीमा पर तैनात है। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि कोई अपने इकलौते बेटे को फौज में भेजने का डिसीजन लेना बहुत बड़ा डिसीजन है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि और वो ये बोल रही थी कि मैं अपने बेटे को सिर्फ ये बोलती हूँ, तो रोज सवेरे व्हाट्सएप पर मुझे एक फूल भेज दिया कर, जिससे मुझे पता चले, कोई लंबा मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है, कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तभी वहीं एक अन्य अफसर की पत्नी, जो खुद भी पूर्व सैन्य अधिकारी रह चुकी थी, उन्होंने दृढ़ता से कहा, बेटा जी, युद्ध डर कर नहीं लड़कर जीता जाता है। और एक और यंग ऑफिसर की वाइफ ने पूछा कि मुझे तो कई बार समझ में नहीं आता कि बच्चे को क्या जवाब दूं। वो कल पूछ रहा था, मम्मी आज पापा का फोन क्यों नहीं आया, वॉर क्यों होती है? और इस सवाल पर पूरे कमरे में सन्नाटा था। सभी उस मासूम सवाल का जवाब सोच रहे थे। तभी चांदी सी चमक और चेहरे पर अनुभव की मुस्कान लिए एक वरिष्ठ अफसर की पत्नी ने कहा, उसे समझा देना कि कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पापा और उनके सभी दोस्त बहुत ब्रेव हैं, एंड वी आर ब्लेस्ड विद द बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड। तो ये ऐसा कॉन्फिडेंस है जो हमें फौज देती है, एंड वी हैव कॉन्फिडेंस ऑन आवर हस्बैंड्स आल्सो एंड दिस फ्रेटर्निटी आल्सो, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी। और बहुत कुछ अभी तक सीख रही हूँ मैं, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और इतने अच्छे लोगों से मिलने को मिलता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और रेनू जी, एक बार के लिए मैं 1 मिनट के लिए समय लेना चाहूंगी। हम सब ने अपने अपने किस्से सुनाए। जो ये बात चल रही थी कि फैमिली को बुलाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो मैं बताऊं कि हमारी शादी बहुत डिले हुई। मतलब शादी जिस दिन होनी थी कि अगले सो एंड सो डेट पे है, तो वो पोस्टपोन हो गई। मुझे पता लगा कि परमिशन नहीं मिली थी। आप हैरान होंगी ये जान के कि फौजी को शादी की परमिशन लेनी होती है। ये एक नई चीज होगी सबके लिए। तो ये फौजी पत्नियां जानती हैं इस बात को। सबसे पहले मैं आज लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के लिए और डॉक्टर रेनू, आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी पुस्तक को चुना, हम सब की कहानियां पाठकों तक और दर्शकों तक पहुंचाई। और आज की इस मीटिंग के लिए देखिए, कोई ना कोई सूत्रधार बनता है हर कार्य के लिए, है ना। जैसे इस पुस्तक के लिए शायद मैं थी, पर आज की इस गोष्ठी को सजाने, संवारने और हम सबको इकट्ठा करने के लिए मैं नित्या का धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमको समय देने के लिए और अपनी कहानी खुद आकर बताने के लिए। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपर्णा दी हमारी एडमिन है, वो जुड़ी हुई थी और लगातार कमेंट्स कर रही थी। और भी बहुत सारे लोग थे। प्रोग्राम के बाद आप लोग जाकर उनके कमेंट्स पढ़िएगा और उनको जवाब दीजिएगा। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के लिए दिए हैं। और बस अब हमारे समय सीमा भी समाप्त होती है, क्योंकि बात करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम पूरी रात बात कर सकते हैं, सबके इतने एक्सपीरियंस है। लेकिन अब हमको अब इस समय विदा लेनी पड़ेगी आप सभी से। और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, सबको धन्यवाद। गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेनू जी।